Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 9 of the chapter Hydrocarbons. अब इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की। किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ तीन चीजों पे डिपेंड करती हैं। पहला कि उस मॉलिक्यूल की नेचर कैसी है, कि वो पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें आयोनिक नेचर है या वो कोवेलेंट है। अगर कोवेलेंट भी है तो उसमें पोलैरिटी है या बिल्कुल नहीं है। तो एक तो उसके पहला जो फैक्टर है वो है कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, उसकी पोलैरिटी या उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज होती है उसके मॉलिक्यूल के साइज, उसके मास पे। ठीक है, कि मॉलिक्यूल कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस पर डिपेंड करेगा उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके मॉलिक्यूल के मास या साइज पे डिपेंड करेंगे और कुछ इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल की शेप का। तो इसलिए तीन चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की, उसकी नेचर, मॉलिक्यूल का मास या साइज और तीसरा मॉलिक्यूल की शेप। तो अब इन चीजों को दिमाग में रख के अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एल्केन्स जो है वो एक होमोलोगस सीरीज है हजारों हाइड्रोकार्बन्स की। आप कार्बन 1 से शुरू करते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन करके चलते जाओ, जितने मर्जी हाइड्रोकार्बन्स पे पहुंच जाओ। ये सारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें बॉन्ड किसके बीच में होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। दोनों कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कंपेरेबल होती है, बहुत क्लोज होती है। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर मान लो आपके पास कार्बन है क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होती है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसलिए मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पैदा हो जाएगी। और पोलैरिटी जब पैदा हो गई तो ये मॉलिक्यूल चाहे है तो कोवेलेंट, ये कुछ कुछ आयोनिक की तरह बिहेव करने लगेगा। कि क्या होगा कि ये आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, उसका इस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो आसपास के मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड को तो रिपेल करेगा और उनके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। और इसका जो नेगेटिव एंड है वो उल्टा करेगा कि वो आसपास के नेगेटिव को तो रिपेल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए उसकी पोलैरिटी जो है वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगी। और एल्केन्स के केस में क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, पहली बात तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, हमें पता है। दूसरा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है नहीं, तो इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो के भी पोलैरिटी जो थोड़ी होती है इसमें वो भी नहीं है। तो इसका मतलब कि जहां पे भी चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग नहीं होते, वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो कम होती हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो ज्यादा तेज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। लेकिन जब वो नहीं है तो फिर कौन सी फोर्स है जो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी? अगर कोई चार्जेस तो है ही नहीं तो फिर कौन सी फोर्स है? एक ही फोर्स होती है फिर अट्रैक्शन की फोर्स, वो होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस। और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, दे आर वेरी वीक। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बाउंड है और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स जो है नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर होते हैं। और क्योंकि इनमें ये नॉन पोलर हैं, इनमें कोई आयोनिक अट्रैक्शन तो है नहीं, तो इनमें अट्रैक्शन क्या है? सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ही अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं इनमें। उसके बाद इन्हीं के कारण, इस वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण, और क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है और ये नॉन पोलर नेचर के हैं, ये जो मॉलिक्यूल जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसकी फिजिकल स्टेट भी इसी पे डिपेंड करती है। जैसे कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने छोटे हैं और उनके आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है क्योंकि वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं जो बहुत वीक होती हैं, तो ये तो गैसेस की फॉर्म में रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। C5 से लेकर C17 तक जो होते हैं वो लिक्विड्स की फॉर्म में रहेंगे क्योंकि वो हेवियर है और इसलिए इनका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा। जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो प्ले में आती हैं, मतलब वो काम करती हैं। तो C5 से C17 तक जो है वो तो होंगे लिक्विड्स, और C18 से लेके आगे तक जाओगे और बढ़ते जाओगे तो वो सॉलिड्स होंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं।
आपने देखा है कि आयोनिक कंपाउंड जैसे कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इन सब में ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन पोलर जो नॉन पोलर कंपाउंड्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली जो हैं ये कलरलेस होते हैं, इनमें इतना कलर नहीं होता। कलर्ड कंपाउंड जो आयंस भी होते हैं, मेटालिक आयंस, अगर आप मेटल को फ्लेम टेस्ट आप करते हो ना तो उसके आयन में फ्लेम में कलर आता है। उसका रीजन यही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो वो इस तरह के अपने हीट अप होने से तो वो जो है एनर्जी एमिनेट करते हैं और वो एनर्जी जो है आपको कलर्स के फॉर्म में नजर आती है। तो ये जो है इनमें वो चीज नहीं होती क्योंकि ये प्योरली कोवेलेंट है, तो ये कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं। मेनली एल्केन्स तो ओडरलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई खुशबू नहीं होती। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम ही एरोमेटिक इसलिए रखा गया है कि उनमें एरोमा होता है, उनमें खुशबू आती है। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मैंने आपको बताया कि ये जो है ये नॉन पोलर है नेचर में। जब भी आपके पास कोई नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। तो वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है और ये कंपाउंड्स कैसे हैं, ये नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। और आपको ये चीज पता है कि अगर आप ऑयल और वाटर को लो, एक बॉटल में, कांच की बॉटल में ऑयल ले लो, थोड़ा सा पानी ले लो, उनको जोर से शेक करो तो आपको लगेगा कि दोनों मिक्स हो गए, बबल्स 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 आपको सारे उसके ऑयल के पानी के अंदर दिखेंगे। थोड़ी देर के लिए उस बॉटल को रख दो, 15-20 मिनट के बाद फिर से आके देखो, आपको दिखेगा कि वापस जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट करने लग गया और वाटर जो है वो नीचे बैठा है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो वाटर पोलर है और जो ऑयल है वो नॉन पोलर है। कभी भी नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर हैं, इसलिए ये वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व नहीं होते। अब पेट्रोल जो है वो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे ये देखो, मेरे पास एक बॉटल है, इस पे एक स्टिकर लगा हुआ था, या इस पे एक स्टिकर लगा था जो मैंने उतार दिया, और जब मैंने इसे धोने की कोशिश की तो ये स्टिकर की जो गम है ये अभी भी इस पे लगी हुई है। और मैंने इसे सोप और सोप सोल्यूशन से बहुत अच्छे से धोया, लेकिन फिर भी इसकी जो है गम नहीं निकली। अब क्या सोल्यूशन, मैं क्या करूं? या तो मैं इसे जोर जोर से घिसूं और उससे बार सोप सोल्यूशन से, तो उससे ये निकल तो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा लेकिन ये निकलेगा। लेकिन इस पे एक तो स्टील है, इस पे निशान बन जाएंगे, दूसरा बहुत मेहनत लगेगी। इससे अच्छा मेरे लिए क्या है कि मुझे पता है कि ये जो गम है ये सोप एंड वाटर से तो रिएक्ट नहीं किया। वाटर पोलर है और सोप मॉलिक्यूल जो होता है एक एंड पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। लेकिन जब भी आपके पास ग्रीस जैसी कोई चीज होती है या गम जैसे ये है, ग्लू है, उसमें इतनी नॉन पोलैरिटी होती है कि सोप एंड वाटर मिलके भी इतनी नॉन पोलैरिटी नहीं हो पाती कि उसको वो निकाल सकें। तो इसके लिए मुझे, अगर मैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लूं तो मैं इसे साफ कर सकूंगी। तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या करूंगी? वैसलीन या कोई ऑयल लूंगी। वैसलीन क्या है? वैसलीन पेट्रोलियम का हायर फ्रैक्शन है। जब पेट्रोलियम में से पेट्रोल सब कुछ निकाल लिया जाता है तो जो हेवियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन्स, वो बन जाते हैं। उनको हम ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली की फॉर्म में यूज करते हैं। अब अगर मैं ये पेट्रोलियम जेली को इस पे लगाऊं, और इसको अच्छे से इस स्टिकर की जगह पर इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करूं, तो अब क्योंकि मेरा जो स्टिकर था वो नॉन पोलर था और ये जो वैसलीन है ये कंपाउंड भी नॉन पोलर है नेचर में, तो मैं इस पे कोई स्क्रबिंग, किसी हार्श उसको स्क्रबर को यूज नहीं कर रही, सिर्फ अपने फिंगर से सॉफ्टली ऑयल में उसको डिसॉल्व कर रही हूं। ठीक है, और उस स्टिकर की जगह पर मैं इस ऑयल को उसमें डिसॉल्व करती जाती हूँ। थोड़ा सा और मेहनत लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम जब मैं इसको वाइप ऑफ करती हूँ तो वो जो स्टिकर था वो देखो ये फैल चुका है। ऐसे थोड़ा सा साफ भी हुआ है बट फैल भी चुका है। इसमें थोड़ी और मेहनत चाहिए, बट इसमें मुझे कोई हार्श स्क्रबर नहीं यूज करना पड़ा। ये इसको डिसॉल्व कर लेगा और इसे निकाल लेगा। लेकिन अगर मैं सोप और वाटर से इसे करूंगी तो मैं कई दिन इसे बार बार धोऊंगी, ये फिर भी साफ नहीं होगा। फिर किस लिए? क्योंकि ये जो पेट्रोलियम जेली है ये कुछ नहीं है, एल्केन्स का ही हायर फ्रैक्शन है। C18 ऑनवर्ड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये वो हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
तो पेट्रोल जो होता है, इसके यूजेस क्या हैं कि पेट्रोल की तरह हम एल्केन्स को यूज करते हैं, और पेट्रोल क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसको और पेट्रोल को हम कैसे यूज करते हैं, पेट्रोल को एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं। फ्यूल की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन से बना है, एल्केन से बना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन, बर्निंग क्या होती है फ्यूल में, क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। ये वही रिएक्शन है जो होता है जब हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। हम खाना खाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमारी बॉडी में उसका डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। अब खाना जो है एसिमिलेशन के बाद हर बॉडी की सेल में जाके बैठ जाता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू हर सेल में जाता है, और जब वो हर सेल में चला जाता है तो वहां पर जाके वो ऑक्सीजन उस हाइड्रोकार्बन के साथ, जो खाना था वो वहां बैठा था, उसके साथ जाके रिएक्ट करता है। और जब वो रिएक्ट करता है तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन जो है मॉइस्चर बनाता है। अगर मैं एक ग्लास लूं और मैं करूं या उस पे मॉइस्चर आ जाएगा जब मैं एक्सहेल करूंगी। क्यों, क्योंकि जब मैं एक्सहेल करती हूँ, रेस्पिरेशन खत्म हो गया, उस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स निकले, जो खाना था वो टूटा, उसने मुझे एनर्जी दी, और जो निकला वो क्या था, वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। जो मैं एक्सहेल करती हूँ तो मुझे वो मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाती है, और मॉइस्चर जो है उसको मैं ग्लास पे देख सकती हूँ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो सेम चीज होती है, लेकिन जब पेट्रोल को आप जलाते हो तो मच हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। और पेट्रोल को हम और किस लिए यूज करते हैं, हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। हम ड्राई क्लीनिंग के लिए क्यों यूज करते हैं पेट्रोल को, वही रीजन कि भाई जो ड्राई क्लीनिंग कपड़ा जो खराब है उसमें मान लो कि ग्रीस लगी है, ग्रीस भी बिल्कुल ये ग्लू की तरह होती है, नॉन पोलर, और क्योंकि वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर ग्रीस जो है उसको अगर आप पानी और साबुन से धोने की कोशिश करोगे तो वो साफ नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें और ज्यादा जम जाएगा। उल्टा उसमें साबुन का जो नॉन पोलर, उसको भी लेके, उसका स्कम भी लेके उसके साथ उसको भी मिलाकर वो उसे और गंदा कर देगा। तो आप क्या करोगे, उसकी बजाय आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे। वो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल को यूज करके आप उससे कपड़े को साफ करोगे, और जब आप पेट्रोल को यूज करोगे तो क्योंकि वो नॉन पोलर है और ग्रीस भी नॉन पोलर है, ग्रीस उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे ग्लू वैसलीन में डिसॉल्व हो गई, और वो जो है मिक्स होकर उसमें से जो हाइड्रोकार्बन, वो जो है मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स जो होता है, ग्रीस भी मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स ही है, उसको पेट्रोल जो है वो रिमूव कर देता है डिसॉल्व करके। इसलिए हम कहते हैं कि एल्केन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर, कि पानी से डरते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए उनको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और एक ये सेइंग है जिसको हम अक्सर मजाक में बोलते हैं कि भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, उल्टा नहीं होता। पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, और नॉन पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। इसलिए कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो उसको वैसा ही अच्छा लगता है। जैसे एक इंसान है जो बहुत चहकता है, बहुत खुश रहता है, और दूसरा है जो बहुत सीरियस है, जो जिंदगी को थोड़ा अच्छे से मतलब ध्यान से चलता है, एक जो बिल्कुल परवाह नहीं करता। तो ये जो है उसको वो लगता है कि यार ये अजीब है, कि ये तो हर वक्त इतना सीरियस बन के बैठा रहता है, और वो जो है वो सोचता है कि ये पागल है, जिंदगी इतनी सीरियस है और ये उछली जा रहा है। उन दोनों की जो है आपस में दोस्ती होने के चांसेस कम है। नॉर्मली आपकी दोस्ती उससे होती है जो टेम्परामेंटली आपके जैसा होता है। तभी कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर तुम शरारती हो तो तुम्हारे दोस्त भी शरारती होंगे ज्यादातर, है ना, अनलेस कि आप में वो जो होता है ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कई बार ऐसे दोस्त मिलते हैं, एक बहुत चहकने वाला, एक बहुत सीरियस, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा चलता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट फिर वो कोवेलेंट नेचर नहीं हुआ, हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये अब फिर से किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। एक तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का मास कैसा है, मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, और दूसरा ये डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट उसके शेप पे, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। अब हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये स्टेडीली इंक्रीज करता है
विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मास मॉलिक्यूल का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया होगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस तो डिपेंड करती हैं सरफेस एरिया पे। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा उसका साइज बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा तो उसका सरफेस बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा तो उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जितनी अट्रैक्शन होगी उतना मॉलिक्यूल्स को अलग करना मुश्किल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं कि हम मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट पे डालते हैं, तो उसके लिए एनर्जी यूज करते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स में उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगी नहीं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। जैसे कि ये C1 to C4 का बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से भी कम है, इसीलिए तो वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस है। तो हम देखते हैं कि ये जो है मीथेन का मास क्या है। मीथेन का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट्स है या 16 ग्राम्स पर मोल मोलर मास होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 111, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 90.5 केल्विन। ये है इथेन, इथेन में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, C2H6। इसका मास है 30 एटॉमिक मास यूनिट्स और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 184.4 और मेल्टिंग पॉइंट जो 101 केल्विन। अब ये है प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8। C3H8 का मास क्या है 44 एटॉमिक मास यूनिट्स, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 230.9 और मेल्टिंग पॉइंट क्या है 85.3। अब क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं एक बार इसको देख लें। मास 16, 30, 44, मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूल जो है वो ये इतना छोटा था मीथेन, ये इथेन जो है फैल गया, बड़ा हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया प्रोपेन और ज्यादा बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है 111, इसका बड़ा 184.4 हो गया, ये इसका जो है और भी ज्यादा है 230.9। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा और मास बढ़ता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास आइसोमेरिक, हमें पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स सेम है, तो उनका सभी का मास जो है वो सेम होगा। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट होगा। तो उनका तो तीनों का मास सेम अगर होगा, जैसे हम पेंटेन के आइसोमर्स की बात करते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, तीनों का मास जो है वो 72 एटॉमिक मास यूनिट्स होता है, ठीक है, या 72 यूनिफाइड मास होता है। अब पेंटेन 2-मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये 3 है आइसोमर्स, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। सबका मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो सेम होना चाहिए था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। और स्ट्रक्चर अलग होने से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो बिल्कुल फैला हुआ है, ओपन चेन है ना, ये देखो पेंटेन बिल्कुल सीधी चेन है तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया है। तो चाहे इसका मास 72U है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 309.1। 2-मिथाइल ब्यूटेन में क्या हुआ कि मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसकी तरफ फैला हुआ ना होके थोड़ा सा ये जो है ये एरिया थोड़ा सा गोल हो गया, और ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 309 से 300 पे आ गया। और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में ये तो बिल्कुल देखो, ये ऐसे आप इमेजिन करो कि बीच का कार्बन ये है और ये 4 बॉन्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं। अब तो ये अगर आप इसे इमेजिन करो तो ये एक स्फीयर की तरह आप इसको, ये तो मैं स्केलेटन दिखा रही हूं, आप इसकी बॉडी एक बॉल इमेजिन करो कि एक बॉल के सेंटर से ये सारे निकल रहे हैं, तो एक स्फेरिकल सी शेप हो गई। क्यों? क्योंकि ये हर कार्बन पे आगे 3 हाइड्रोजन भी हैं, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3, तो सारा जो है मिलके आपको ऐसा लगेगा कि बॉल है। तो स्फेरिकल शेप में जो है जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। जितना मॉलिक्यूल गोल 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 होता जाएगा उतना उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और जितना सरफेस एरिया कम होता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस एरिया कम है उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होंगी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो इसलिए आइसोमेरिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट
अलग अलग होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उस पर वहां बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। जितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितना फैला हुआ स्ट्रक्चर है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आओ मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।